ठीक है, तो फर्स्ट केस अपन ने देख लिया, दोनों वॉलेटाइल वाला, लिक्विड इन लिक्विड वाला। अब केस 2 पे आते हैं अपन, सेकंड केस है ना। केस 2, सेकंड केस। तो राउल्ट्स लॉ फॉर किसके लिए? राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट तो है हमारा सॉलिड, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा है? लिक्विड है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड आ गया। देखो क्या इसमें सॉलिड जो है वो कैसा दिया गया? नॉन वॉलेटाइल। क्या लिया गया? नॉन वॉलेटाइल। और जो लिक्विड है वो अपना कैसा है? वो वॉलेटाइल है। ठीक है, यानी कि अब इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, है ना, इस तरह से शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये इसमें एग्जांपल चलेंगे। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं। मान लीजिए अपन ने ये एक सॉल्यूशन बनाया इसी तरह का, शुगर या सॉल्ट इन वाटर का, जिसमें कि सॉल्यूट हमारा अब नॉन वॉलेटाइल हो चुका है। नॉन वॉलेटाइल है ना, ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो रहा है वो अपन समझ लेते हैं। क्यों डिक्रीज हो रहा था वैसे हमने पहले भी समझा। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अब सरफेस पर वॉलेटाइल जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के साथ साथ, उसके पार्टिकल के साथ साथ जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके भी पार्टिकल्स अब सरफेस पर रहते हैं, और वो कुछ पोजीशंस को क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो खुद यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उड़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेपर क्या बनेगी? कम बनेगी, और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे थी बात समझ में आ गया। अब वही सारी बातें यहां भी करते हैं जो अपन फर्स्ट केस में की थी। सॉल्वेंट ए से डिनोट कर दें, जो कि वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है। ठीक है, सॉल्यूट इसके अंदर डिजोल्व है। सॉल्यूट बी वो अब नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है। अरे बात समझ में। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल्स और मोल फ्रैक्शन, तो Na एंड Nb ये तो क्या हो गए इनके? मोल्स, है ना, और Xa एंड Xb ये क्या हो गए इनके? मोल फ्रैक्शन। ये इनके क्या बन गए? मोल फ्रैक्शन। आगे समझ में। सिंबल वगैरह वही है, सारे सिंबल वगैरह वही सब यूज कर रहे हैं अपन, जो केस 1 में अपन ने यूज किए थे। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, Na, Nb, Xa, Xb। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं वेपर की। तो जो वेपर यहां बन रही है वो किसकी बनेगी? ए की बनेगी, बी की बनेगी, या दोनों की बनेगी? है ना, केस 1 में तो दोनों की बनेगी कि दोनों वॉलेटाइल थे। अब क्या यहां भी दोनों की बनेगी? अब यहां सोल्यूट की तो नहीं बनेगी। क्यों? सोल्यूट कैसा है हमारा? नॉन वॉलेटाइल है। सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। अब किसकी बनेगी? ओनली सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट की वेपर आ रही है, तो अब यहाँ जो वेपर है ओनली किसकी है? सॉल्वेंट की। तो अब जो वेपर प्रेशर भी है वो किसकी वजह से? ओनली सॉल्वेंट की वजह से। पी एसिड नोट कर रहे हैं। आ गया। तो अब वैसे यहाँ पे पार्शियल वर्ड, पार्शियल टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो पीए वेपर प्रेशर ऑफ किसका? ए का। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि पीबी तो होगा ही नहीं, पीबी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारा कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। आ गया। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसके होंगे वेपर फेज में? किसके होंगे? वाई ए होंगे, वाई बी तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वाई बी तो वाई की बी की तो वेपर ही नहीं बन रही, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ओनली क्या देंगे? वाई है। आ गया। तो अब यहाँ पीए आ गया। ओनली किसका है यहाँ पे वेपर? किसकी? ओनली सॉल्वेंट की वेपर है, और वेपर प्रेशर भी केवल जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू सॉल्वेंट। आगे समझ में। तो अब अगर यहां से देखें तो पीएस, पीएस अब किसके इक्वल होगा? पीएस जैसे पीए प्लस पीबी अपन करते थे पहले फर्स्ट केस में, फर्स्ट वाले केस में पीएस का दोनों का सम किया था, बट अब यहाँ पीबी क्या होगा? जीरो। पीबी तो होगा ही नहीं कि सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो अब पीएस ओनली किसके इक्वल होगा? पीए के इक्वल होगा। आ गया। और पीए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पीए क्या है? पी नॉट ए एक्स है, तो अपन ने ये रख दिया पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हो। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स, ए की जगह पे अपने पुट कर दिया 1 माइनस एक्स बी, कर सकते हैं, है ना,
क्योंकि हमने देख लिया था कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल है इसलिए। तो हमने यहाँ पे एक्स ए की जगह क्या कर दिया है, ये एक्स ए को यहाँ पुट किया तो 1 माइनस एक्स ई, इसको नीचे ले आते हैं, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स बी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा इधर उधर ले जाके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं ना, फाइनली आ जाएगा पी एस माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। ये आ जाएगा फाइनल रिलेशन अपना। आ गया समझ में? तो ये अपने बात की किसकी, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जो पीएस है ओनली किसकी वजह से बनेगा, ड्यू टू सॉल्वेंट, और सिंपल सा फॉर्मूला है, वहां पी ए प्लस पीबी था, यहाँ ओनली पी हो जाएगा और पी नोट एक्स से हो जाएगा, और चौथे एक्स से पे 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये वाली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं, नोटेशन वगैरह को और कैसे अपन लिख सकते हैं। देखिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन अपना इसका आ गया था पी एस, है ना, इधर लिख लेते हैं पी एस माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, अब देखो पीएस क्या था यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर। पी नोट ए किसका था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में था। ठीक है, और ये वही प्योर स्टेट में आएगा। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, ये इसके मोल फ्रैक्शन। आ गई बात समझ? ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में भी है ना, सो ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये एक्चुअली पी नोट ए माइनस पी एस होगा ना, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्स। आ गई बात समझ? तो ये आएगा, अभी जो डेरिवेशन की थी ना उससे फाइनली आएगा, अभी जो डायरेक्ट लिखा था, तो पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट का है और पी एस सॉल्यूशन का है। अब हमको पता है कि सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है, कौन सा सॉलिड डाला है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब पीएस जो है पी नोट ए से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर अपन साइड में मेंशन कर दें पी नोट ए बड़ा है कि पीएस बड़ा है, तो पी नोट ए ग्रेटर। क्यों कि ये सॉल्यूशन का है जिसमें कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया है, और नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये अब ये सॉल्वेंट का था, ये सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूशन का है, और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जैसे कमी आ चुकी है, डिक्रीज हो चुका है, तो वो कितनी कमी आई है, तो दोनों के डिफरेंस से अपन ने बना ली है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो है पी नोट ए माइनस पी एस, इसको क्या बोला गया, पी नोट ए माइनस पी एस को बोला गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या लोअरिंग ऑफ भी बोल सकता हूं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे समझ में? ठीक है, अब चौथे इसको सिंपली समझ सकते हो। मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट जो वाटर था, वाटर का वेपर प्रेशर था मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का 100, है ना, और आपने उसमें चीनी या नमक, शुगर, सॉल्ट कुछ ऐड कर दिया, और उसके मिक्सिंग के बाद अब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज तो हो ही जाएगा। तो डिक्रीज होकर अब वो रह गया मान लीजिए कितना, 80। तो कितने की लोअरिंग आ गई, वेपर प्रेशर में कितने की गिरावट आ गई, कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, दोनों के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 20 से वो डिक्रीज हो गया। तो बस इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, इसी को बोल रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, लोअरिंग हो गई है, ये लोअरिंग है। इसको आप चाहो तो सिर्फ ओनली क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी, है ना, डेल्टा पी डिफरेंस है इसलिए। तो अब इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए को पूरे फ्रैक्शन को बोला गया है क्या, इस पूरे फ्रैक्शन को बोला गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि आपने रेशियो ले लिया है, उसको कंपेयर कर रहे हो, फ्रैक्शन में लिया है, तब वो रिलेटिव बन गया। आ गया, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नोट ई। ठीक है, तो अब ये बन गया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलेंगे RLVP, RLVP। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो गया, अब अगर मैं सीधे लिख दूं RLVP किसके इक्वल है, एक्स बी के इक्वल है।
तो RLVP किसके इक्वल हो जाएगा, XB के। आगे बात समझ में, RLVP XB। अब यहां से अपन इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं, यानी कि केस 2 के लिए स्टेटमेंट बन रहा है अपना राउट्स लॉ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। बस कुछ नहीं करना, बस इसी को अपन को स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां से, सिंपल सी बात है, 10 द रिलेटिव लॉवरिंग, thus the relative lowering of a vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, यानी कि क्या बन गई RLVP, इसी को बोला ना RLVP, the relative lowering of vapor pressure of, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, ठीक है, the relative lowering of vapor pressure RLVP of a solvent, क्योंकि लॉवरिंग किसमें हुई है, सॉल्वेंट में हुई है, ठीक है, ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, कहा, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो इसके मोल फ्रैक्शन थे वैसे ही बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में तो आएंगे नहीं, इन द सॉल्यूशन ही होंगे, फिर भी चलो लिख दिया इन द सॉल्यूशन, यानी कि XB। आगे बात समझ में, ठीक है। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, RLVP किसके इक्वल है, RLVP किसके इक्वल है, XB के इक्वल है, बस सिंपल सी ये बात है, इसी को अपन स्टेटमेंट में लिखा है। तो ये होता है राउल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट तो जो अपन ने सिंपल जो जनरल स्टेटमेंट पढ़ा था वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड लिक्विड सबके लिए एप्लीकेबल है, बस नॉन वोलेटाइल केस में क्या होता है, ये RLVP की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक है, RLVP की टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं। आगे बात समझ, अब बात आती है इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना, वही जैसे फर्स्ट केस का ग्राफ बनाए थे वैसे बनाते हैं। आओ देखो, ये लो, ये लिया, इधर लिया, ठीक है, यहां वही वेपर प्रेशर, यहां मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये XA 0 है, XB यहां पे 1 है, XA यहां 1 है, XB 0 है, ठीक है। अब बताओ P1 के लिए तो इक्वेशन आ गई P0A XA, तो y इक्वल्स टू mx की कंपेयर करके बना लेंगे, ठीक है। पीबी की कोई ग्राफ, पीबी का यहाँ पे कोई ग्राफ बनेगा नहीं, क्यों, कि बी की तो कोई वेपर ही नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ तो किसका बन रहा है अपना, पीए का, ये बन गया पीए के लिए ग्राफ, ठीक है, ये पीए का ग्राफ हो गया। आगे बात समझे, तो ये हो गया पीए, पीए इक्वल्स टू P0A XA, ठीक है, ये पी का हो गया, पीबी का होगा नहीं, ठीक है, पीबी तो 0 है, पीबी तो 0 है ना, नॉन वोलेटाइल इसलिए। अब बात आएगी पीएस की, तो पीएस क्या था, पीएस तो पीए की इक्वल था, तो पीएस का ग्राफ कहां है, बस जो पीए का ग्राफ है वही किसका है, वही पीएस का है। तो आप चाहो तो इसी के साथ लिख सकते हैं पीएस, तो पीएस इक्वल्स टू पीए इक्वल्स टू P0A XA, है ना, क्योंकि पीएस पीए दोनों क्या इक्वल है, इसलिए पीए पीएस और P0A XA, ठीक है। तो बस ग्राफ सेम हो जाएगा, जो पीए का ग्राफ है वही पीएस का ग्राफ है, क्यों, कि वेपर प्रेशर ओनली किसकी वजह से बन रहा है, ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। आ गया समझ में, ये तो पीएस का ग्राफ, इसका ग्राफ हो जाता है। अब ये लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन हो गए XA, आपसे लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन बी के भी पूछ सकते हैं, तो XA अगर आ जाएगा तो 1 माइनस करके XB भी आ जाएगा। अब वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में किसके मोल फ्रैक्शन होंगे, बताओ, वेपर फेज में किसके होंगे, ए के होंगे, बी के तो होंगे नहीं। तो अगर अपना वाई ए का फॉर्मूला लगाएं, वही जो अपन ने पहले बनाया था, ठीक है, ये ग्राफ आ गया, लो इधर साइड में कर लेते हैं। अगर अपन वाई ए के लिए काम करें, वाई ए, तो वाई ए के लिए क्या लिखोगे आप, पी ए अपॉन पी एस, ठीक है, पी एस अपॉन पी ए अपॉन पी एस लिखोगे, और पी आर पी एस यहाँ हमको पता ही कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो वाई ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस केस में मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के पूछते ही नहीं, क्यों, कि वेपर फेज में मोल्स है ही किसके, ओनली कंपोनेंट ए, यानी सॉल्वेंट की मोल है, और जब एक ही के मोल है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 100% मोल उसी के हैं। तो वाई ए इसलिए फिर क्या आ गया, 1 आ गया, और वाई बी क्या आ रहा है, वाई बी 0 आ रहा है,
तो पी बी क्या हो चुका है, पी बी 0 है, इसलिए फिर क्या वाई बी पूरे 0 हो जाएंगे। ये इनके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है ना। बट वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन इस केस के पूछेंगे ही नहीं। आ गया, क्यों नहीं पूछ रहे कि अंडरस्टूड है कि एक ही का है तो 1 और दूसरा तो है ही, इसलिए आ गया समझ में। तो ये तो अपना राउट्स लो फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये उसका स्टेटमेंट है। आरएलवीपी के टर्म्स में इसका स्टेटमेंट दिया जाता है। फर्स्ट जो केस था उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। आ गया, इस तरह से राउट्स लो के अपने दोनों केस अब अपने कवर कर लिए। ठीक है।